सौगात की एक बात यह कि तमिलनाडु में एक्टर विजय चुनाव जीत गए तो सबकी दिलचस्पी तो इस बात में बहुत हो गई कि एक फिल्मों का हीरो पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर पहले ही चुनाव में ऐसा जीता कि अब मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन तमिलनाडु के बाहर के लोग ज्यादा समझ नहीं पा रहे कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। उसकी वजह यह भी है कि उत्तर भारत के ज्यादातर लोग द्रविड़ पॉलिटिक्स का इतिहास ज्यादा जानते नहीं है। असल में यह ज्यादा बताया ही नहीं गया शायद, और नाम के साथ धर्म जोड़ने वाले भी नहीं समझ पाते कि विजय नाम का व्यक्ति चर्च क्यों जा रहा है। नाम तो विजय है, क्योंकि विजय अपने चुनाव अभियान में मंदिर भी जाते दिखे, चर्च भी जाते दिखे। फिर लोगों को जब पता चलता है कि उनका नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विजय के पिता हैं S.A. चंद्रशेखर, वो डायरेक्टर हैं, फिल्में कई उन्होंने ही बनाई हैं। वो ईसाई हैं S.A. चंद्रशेखर, और विजय की मां जो है वो हिंदू हैं। उनकी पार्टी जो है TVK, उसकी विचारधारा वो कहते हैं कि वो सेक्युलर सोशल जस्टिस की विचारधारा है। वो जिन ऐतिहासिक हस्तियों को फॉलो करने की बात करते हैं उनमें नाम लेते हैं पेरियार का, डॉक्टर अंबेडकर का, कामराज का, रानी वेलु नचियार का और अंजलई अम्माल का। आज की उत्तर भारत की पब्लिक डॉक्टर अंबेडकर के नाम से तो वाकिफ है, शायद कामराज का नाम भी सुना हो, लेकिन बाकी नामों के बारे में उत्तर भारत में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। तो उसके लिए द्रविड़ पॉलिटिक्स को थोड़ा समझना और जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि देश में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स ही नहीं है। ये जो तमिलनाडु में DMK और AIADMK में ही सत्ता घूमती रहती थी, उसमें ये जो TVK पार्टी की एंट्री हुई है, तो क्या ये विचारधारा DMK और AIADMK की विचारधारा से अलग है? बीजेपी की विचारधारा जैसी विजय बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो सेक्युलर की बात करते हैं, दूसरा वो चुनाव में बीजेपी को वैचारिक दुश्मन बता चुके हैं। तो क्या वो कांग्रेस जैसे हैं? क्योंकि वो कामराज का नाम भी लेते हैं, और कामराज तो कांग्रेस के कद्दावर नेता होते थे। लेकिन वो पेरियार का भी नाम लेते हैं विजय, और पेरियार तो वो थे जिनकी द्रविड़ विचारधारा से ही प्रेरित होकर DMK बनी थी, और DMK ने तमिलनाडु में कांग्रेस का राज हमेशा के लिए ऐसा खत्म किया था कि फिर कांग्रेस तमिलनाडु में वापस आ ही नहीं पाई। तो वो क्या था कि तमिलनाडु को अंग्रेजों के टाइम में कहते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। उसमें आंध्र भी था, केरल के भी कुछ हिस्से थे और कर्नाटक के भी थे, खैर वो अलग ही विषय है। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के टाइम ही कांग्रेस के विरोध में एक पार्टी खड़ी हो गई थी 1916 में ही, यानी गांधी के आने से भी पहले। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। उसका कहना था कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है, और ये सब लोग हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण लोग पिछड़ों और दलितों का शोषण करते हैं, और अगर आजादी मिल गई अंग्रेजों से और उनकी सरकार आ गई तो और ज्यादा बुरा हाल होगा। इसलिए जो ये पार्टी बनी जस्टिस पार्टी, ये एक तरह से द्रविड़ पॉलिटिक्स की पहली पार्टी थी। और विचार यह था कि उत्तर भारत की संस्कृति को पूरे भारत की संस्कृति नहीं कहा जा सकता, और यह हिंदू धर्म के नाम पर असल में ब्राह्मणवाद है। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण सरकारी नौकरियों और पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे। तो जस्टिस पार्टी ने कहा कि वहां के मूल निवासी तो द्रविड़ हैं, और उनको ये ब्राह्मण पिछड़ा मानते हैं, और पिछड़े फिर दलितों को अपने से नीचे मानते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये द्रविड़ व्यवस्था नहीं है, ये आर्य व्यवस्था है। सिर्फ अपने जन्म की वजह से कि कौन किस परिवार में पैदा हुआ उससे वो समाज में ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। उनका मानना था ये उत्तर भारत की सोच है जो द्रविड़ समाज पर थोपी गई है सदियों तक, इसलिए आजादी आने पर यह सोच नहीं रहनी चाहिए। आर्य संस्कृति उनकी संस्कृति नहीं है, सबको हिंदी आनी चाहिए, भारत को जोड़ने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है। इस विचार के भी वो खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन 1916 में यह पार्टी बनी, उसको ज्यादा समर्थन नहीं मिला था। 1925 में पेरियार नाम के नेता ने कांग्रेस छोड़ी और इन्हीं विचारों पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। और वो तो इतने उग्र तरीके से ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हो गए थे पेरियार, कि हिंदू देवी देवताओं को पता नहीं क्या क्या कह देते थे। मंदिरों तक में जाते थे, ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शन करते थे मंदिर के अंदर ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ। और ये इतना उग्र आंदोलन था कि एक स्तर पर तो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था जो थी उसके पूरी तरह एक तरह से खिलाफ ही हो गया था।
फिर 1938 में पेरियार जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए, और जस्टिस पार्टी को ज्यादा उस टाइम तक समर्थन नहीं था, लेकिन उन्होंने जस्टिस पार्टी में जान फूंक दी और जस्टिस पार्टी को फिर डीके बना दिया, द्रविड़ कड़गम, वो एक सामाजिक संगठन बना दिया पार्टी से ज्यादा, कि द्रविड़ लोग उत्तर भारत वाले आर्य लोगों से अलग हैं, और एक लेवल पर ये एंटी ब्राह्मण होते होते एंटी हिंदू और एंटी हिंदी संगठन माने जाने लगा। ब्राह्मणों का दबदबा भी ऐसा हुआ करता था कि हर प्रभावी ओहदे पर ब्राह्मण ही होते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ही समर्थन ज्यादा था मद्रास में। और ये जो डीके नाम का संगठन था, द्रविड़ कड़गम, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं बना सका था, लेकिन उसकी विचारधारा के साथ बहुत लोग थे कि जात पात मिटाओ, महिलाओं को अधिकार दो, तमिल भाषा और संस्कृति बचाओ, हिंदी को थोपे जाने मत दो। सामाजिक संगठन के रूप में उसके समर्थक बढ़ते गए। पेरियार के एक शिष्य थे, फिल्मों के लेखक थे, नाटक भी लिखते थे, अन्नादुरई, अन्ना कहते थे उनको। यहां से फिल्मों की एंट्री हुई तमिल राजनीति में। अन्ना जो है ना, उनके नाम पर ही AIADMK जो है, ऑल इंडिया अन्ना DMK, तो ऑल इंडिया अन्ना DMK में अन्ना वही हैं। आजादी के बाद अन्ना ने 1949 में डीके जो संगठन था उससे अलग हो गए, वो पेरियार से अलग हो गए और एक राजनीतिक पार्टी बना दी डीके से, DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अलग वो इसलिए हुए पेरियार से क्योंकि पेरियार ने क्या किया, 70 साल की उम्र थी, एक युवती से शादी कर ली थी, तो डीके में बगावत हो गई। अन्ना ने बना दी DMK उसी विचारधारा पर। अब अन्ना के नाटकों में, फिल्मों में भी यही सब कहानियां होती थी कि कैसे समाज में अगड़ी जातियों का अत्याचार है, धर्म में कैसी कैसी कुरीतियां हैं, और बिल्कुल उग्र विरोध और विद्रोह की कहानियां होती थी। नाटकों और फिल्मों को राजनीतिक हथियार बना लिया एक तरह से DMK ने। हर बात को वो तमिल गौरव से जोड़ देते थे, उसी से जोड़कर पेश करते थे। उनके शिष्य थे करुणानिधि, पेरियार के शिष्य थे अन्ना, अन्ना के शिष्य थे करुणानिधि, और वो करुणानिधि भी फिल्मों के लेखक थे। वो इसी विचारधारा की कहानियां लिखते थे और इन फिल्मों के हीरो होते थे MGR। तो ये फिल्में एक तरह से द्रविड़ विचारधारा के साथ जनता को जोड़ती चली गई, फिल्मों को हथियार बनाया एक तरह से उनकी विचारधारा को फैलाने का। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कामराज, वो खुद पिछड़ी जाति के थे, तो भले ही DMK की विचारधारा को फिल्मों में समर्थन मिल रहा था, उनकी फिल्मों को समर्थन मिल रहा था, फिल्मों को लोग देख रहे थे, उसकी विचारधारा को समर्थन मिल रहा था, लेकिन DMK की द्रविड़ पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं चल पा रही थी, क्योंकि कामराज खुद तो ब्राह्मण नहीं थे, ना ही अंग्रेजों के टाइम जैसे ब्राह्मणों को ही सारे पद मिलते थे आजादी के बाद, वैसा उन्होंने प्रशासन चलाया। वो पिछड़े वर्गों को खुद ही आगे लाने वाली नीतियां बना रहे थे मद्रास में कामराज, और प्रधानमंत्री थे नेहरू। तो ऐसा भी नहीं हो रहा था कि केंद्र की तरफ से कोई हिंदी को थोपे जाने के आरोप जो लग रहे थे वो टिक पा रहे हों। लेकिन 1964 में क्या हुआ, नेहरू की मृत्यु हो गई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी पर कांग्रेस के नेताओं ने, जो बाकी कांग्रेस के नेता थे खासकर उत्तर भारत के, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि अब बहुत साल हो गए आजाद हुए, नेहरू तो रहे नहीं, हिंदी को अब पूरे देश की आधिकारिक भाषा बना देना चाहिए, जोड़ने वाली भाषा हिंदी होनी चाहिए। यह सिर्फ चर्चा हुई, दबाव ही बन रहा था, आधिकारिक भाषा बनाया नहीं गया, लेकिन इस चर्चा ने ही DMK की द्रविड़ पॉलिटिक्स में जान फूंक दी। प्रधानमंत्री शास्त्री को खुद आकर बयान देना पड़ा कि हिंदी थोपी नहीं जाएगी, लेकिन वो मुद्दा बन चुका था, DMK इसको बड़ा मुद्दा बना चुकी थी। अब कामराज भी उस वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं थे, नेहरू भी जा चुके थे, और फिर DMK के आंदोलन को ऐसा बल मिलता गया कि 1967 में उसने तमिलनाडु की सत्ता ही हासिल कर ली, कांग्रेस को हरा दिया, अन्ना मुख्यमंत्री बन गए। फिर अन्ना के बाद DMK के बड़े नेता बने करुणानिधि, फिर MGR करुणानिधि से अलग हुए, फिर AIADMK उन्होंने बनाई, और अन्ना के नाम से नई पार्टी बनाई AIADMK, MGR ने, वो सत्ता में आई 1972 में। और फिर क्या हुआ, एक बार DMK एक बार AIADMK, यही चलता रहा और यही द्रविड़ पॉलिटिक्स चलती रही इन दोनों के इर्द गिर्द। फिर MGR के बाद जयललिता AIADMK की लीडर हो गई, करुणानिधि के बाद स्टालिन हो गए। ये थी अभी तक की द्रविड़ पॉलिटिक्स। अब इसमें हुई है विजय की एंट्री, वो भी पेरियार का ही नाम ले रहे हैं, यानी वो इस पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि विचारधारा उनकी भी यही है,
लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके में जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद आ गया था, वो उससे हटकर मूल द्रविड़ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वो पेरियार को मान रहे हैं, लेकिन पेरियार के मंदिरों के खिलाफ होने वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। वो मंदिरों में भी गए चुनाव प्रचार में। ना ही वो उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन के खिलाफ उस उग्र भाषा में बोल रहे हैं। वो द्रविड़ पॉलिटिक्स को एक तरह से आज के युवा के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं, आज के तमिल युवा के साथ। उन्होंने भी अपनी फिल्मों के जरिए मुद्दे उठाए। वो नीट परीक्षा में तमिल भाषा में पढ़े हुए बच्चों के मुद्दे तक को उठा चुके हैं, और पेरियार और अंबेडकर का भी नाम लेते हैं, और उनके साथ कांग्रेस के कामराज का भी नाम लेते हैं, और रानी वेलु नचियार का भी नाम लेते हैं। वो झांसी की रानी की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी की तरह तमिलनाडु में वो रानी थी, उनका नाम लेते हैं। यानी तमिल गौरव की बात वो भी कर रहे हैं, और मुख्य सिद्धांत जिसको वो अपनी विचारधारा से जोड़ रहे हैं वो ये कि जन्म से नहीं तय होना चाहिए कि कोई समाज में ऊंचा है या नीचा है। यह है विजय की द्रविड़ पॉलिटिक्स 2.0। आप सहमत हो या ना हो, लेकिन समझने की जरूरत है इस पॉलिटिक्स को। और यह उत्तर और दक्षिण में जो इतिहास में जो राजनीति में टकराव होता रहा है, उसको भी जानने की जरूरत है। 100 बात की एक बात।